हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भरत कुमार नेमा है। विक्रमशिला एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। एमपीपीएससी 2025 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए विक्रमशिला एकेडमी लेकर आया है एमसीक्यू की एक सीरीज, और इसी सीरीज का आज यह 24वां लेक्चर है, जिसमें हम बात करने वाले हैं सल्तनत काल के बारे में। सल्तनत काल के अंतर्गत अलग अलग डायनेस्टी या राजवंश आते हैं। हम इस लेक्चर में बात करेंगे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश के बारे में। साथ ही साथ जो भारत पर अरबी एवं तुर्की आक्रमण हुए हैं उनसे संबंधित प्रश्नों के बारे में। आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, तुर्कान ए चहलगानी का गठन एवं विनाश किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन है मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, बलबन इल्तुतमिश, इल्तुतमिश बलबन। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। तो ध्यान रखिएगा, तुर्कान ए चहलगानी का जो गठन किया गया है वो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया है, और जो विनाश किया गया है वो बलबन के द्वारा किया गया था। अगर हम बात करें तुर्कान चहलगानी की, तो ध्यान रखिएगा यह 40 गुलामों का एक संगठन था। इसमें 40 सदस्य कहे गए हैं, बाकी वैसे 40 मिलते नहीं है। तो 40 गुलामों का एक संगठन था जिसकी स्थापना इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। इल्तुतमिश के बारे में बात करें तो इन्हें दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और यदि हम बलबन की बात करें तो ये लोहे और रक्त की नीति के लिए जाने जाते हैं। आगे बात करते हैं, सल्तनत काल का अकबर किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, नसरुद्दीन महमूद, फिरोज शाह तुगलक। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। और फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश के तीसरे राजा माने गए हैं। तो गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक। तो इन्होंने कई सारे विभाग बनाए हैं, दीवाने बंदगान, दीवाने खैरात, रोजगार ब्यूरो, दारुल सफा, है ना, गरीब मुसलमानों की शादी के लिए उन्होंने खर्च किया है। साथ ही साथ हज यात्रा के लिए सब्सिडी दी है। तो ऐसे अनुदानपूर्ण या उदार कार्यों के कारण इन्हें सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में सर्वाधिक समय तक किस वंश का शासन रहा है? गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, लोदी वंश। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, तुगलक वंश का शासन सबसे ज्यादा समय तक रहा है। यदि हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, गुलाम वंश है, तो गुलाम वंश ने 1206 से 1290 तक शासन किया है। तुगलक वंश ने आपका, इसके बाद गुलाम के बाद खिलजी आ जाता है, तो 1290 से 1320, और 1320 से लेकर 1414 तक तुगलक आ जाता है, और 1414 से 1451 तक सैयद आ जाता है, और 1451 से 1526 तक लोदी वंश आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, 5 राजवंशों ने सल्तनत काल के अंतर्गत राज किया है। तो सबसे ज्यादा समय तक, यदि हम 94 ईयर्स तक राज किया है तुगलकों ने। और यदि प्रश्न पूछता है सबसे कम समय तक, तो ध्यान रखना है ना, लगभग 30 वर्षों तक केवल राज किया है किसने? खिलजी वंश ने। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा पहली बार एक छोटी स्थायी सेना रखी गई है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, गयासुद्दीन तुगलक। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को, जैसा कि हमने बताया, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर कहते हैं, और इनके द्वारा पहली बार दिल्ली में एक छोटी स्थायी सेना रखी गई थी। यदि प्रश्न आएगा कि सल्तनत काल में सबसे बड़ी स्थायी सेना किसके द्वारा रखी गई है, तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सबसे बड़ी स्थायी सेना का गठन सल्तनत काल में किया गया था। खिलजी वंश के दूसरे राजा हैं। अगला प्रश्न है, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराने वाला प्रथम शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, गयासुद्दीन तुगलक। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा सिंचाई के लिए पहली बार नहरों का निर्माण कराया गया है। और गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश के फाउंडर हैं। ध्यान रखिएगा, तुगलक वंश के संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक है। यदि प्रश्न आएगा कि सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किसने कराया है, तो फिर आपका आंसर क्या आ जाएगा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा सर्वाधिक नहरों का निर्माण कराया गया है सिंचाई के लिए। ये आपको याद रखना है। यहाँ फिरोज शाह तुगलक ने, ध्यान रखिएगा, दिल्ली हरियाणा क्षेत्र में कई सारी नहरों का निर्माण भी कराया है। चलो आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक का एक अन्य नाम बहाउद्दीन था? ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? बलबन। तो ध्यान रखिएगा, बलबन को बहाउद्दीन भी कहा जाता है, और बलबन ने एक लंबे समय तक, है ना, राजगद्दी पर शासन किया है, और ये प्रधानमंत्री भी रहे हैं और साथ ही साथ फिर राजा भी बने हैं।
तो ध्यान रखिएगा 1266 से लेकर 1287 तक बलबन ने राज किया है। और लौह और रक्त की नीति, लौह और रक्त की नीति इनके द्वारा संचालित की गई है। दिल्ली में राजा की प्रतिष्ठा को एक बार फिर से स्थापित किया है बलबन ने। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, फतवा ए जहांदारी पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन है अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी, अलबरूनी, अबुल फजल। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा फतवा ए जहांदारी पुस्तक की रचना की गई है। साथ ही साथ उन्होंने तारीख ए फिरोज शाही भी लिखी है, तारीख ए फिरोज शाही। ये भी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो सल्तनत काल के बारे में हमें जानकारी देती है। ये पुस्तक भी जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है, जियाउद्दीन बर्नी को राजकीय संरक्षण किसने दिया है? तो ध्यान रखिएगा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा राजकीय संरक्षण जियाउद्दीन बर्नी को दिया गया है। यदि हम बात करें अमीर खुसरो की बात करें, है ना, तो ध्यान रखिएगा अमीर खुसरो, ध्यान रखिएगा इन्होंने 7 सुल्तानों का काल देखा है, ऐसा कहा जाता है। 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा है, ठीक है। और दूसरी बात, अमीर खुसरो की कई सारी पुस्तकें हैं जिसमें लैला मजनू है, लैला मजनू, तो ये भी महत्वपूर्ण पुस्तक है। एक है नूह सिपेहर, ये भी महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। साथ ही साथ खजाइनुल फतूह, ये भी महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। तुगलकनामा भी इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है, इसे आपको याद रखना है। अलबरूनी की बात करें, है ना, तो तहकीके हिंद है ना, या इसको कहते हैं तारीख ए हिंद, ये पुस्तक लिखी गई है अलबरूनी के द्वारा। और यदि हम बात करें अबुल फजल की बात करें, तो इन्होंने अकबरनामा लिखी है, अकबरनामा, आईने अकबरी, ठीक है। ये सभी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, एग्जाम में पूछी जाती है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने राजनीति में उलेमाओं के प्रभाव को कम करने की कोशिश की है? ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शासनकाल में उलेमाओं के प्रभाव को कम किया गया है। अगर अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो ध्यान रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक दिल्ली सल्तनत के राजा रहे हैं और इन्होंने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया था। ध्यान रखिएगा बाजार नियंत्रण व्यवस्था को ये लेकर आए हैं, इसे आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, दीवान अर्ज विभाग का गठन किस शासक के द्वारा किया गया था? ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, मोहम्मद साहिब, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, बलबन के द्वारा सेना में परिवर्तन लाने के लिए, सेना को मजबूत करने के लिए, सेना में सुधार करने के लिए एक विभाग बनाया गया है, दीवान अर्ज विभाग। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु लू लगने के कारण हुई है? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन तुगलक, बहलोल लोदी, अलाउद्दीन आलम शाह। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सी, बहलोल लोदी की मृत्यु लू लगने के कारण हो जाती है। ग्वालियर पर आक्रमण करने के बाद वो वापस दिल्ली लौट रहे होते हैं, उसी बीच में लू लग जाती है जिसके कारण की मृत्यु हो जाती है। ध्यान रखिएगा पूरे सल्तनत काल में यदि हम देखें तो बहलोल लोदी ने ही सबसे ज्यादा समय तक राज किया है। ध्यान रखिएगा 1451 से लेकर 1489 तक ये राज किए हैं। तो एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात करें तो सबसे लंबे समय तक जिसने राज किया है सल्तनत काल में, उनका नाम है बहलोल लोदी। चलिए आगे बात करते हैं। सल्तनत काल का एकमात्र शिया वंश कौन सा था? ऑप्शन है लोदी, सैयद, तुगलक और गुलाम वंश। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सैयद जो है एकमात्र शिया राजवंश है और बाकी सभी फिर कौन हो जाएंगे? सुन्नी हो जाएंगे, इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है अमीर खुसरो, अमीर हसन, जियाउद्दीन बर्नी, इब्न बतूता। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तुगलकनामा किसने लिखी है? अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई है। ध्यान रखना ये एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है अमीर खुसरो, और मैंने जैसा बताया 7 सुल्तानों का इनके द्वारा इन्होंने शासनकाल देखा है। सितार और तबले का आविष्कार भी अमीर खुसरो के द्वारा माना जाता है। भारत में जो कव्वाली गायन की परंपरा शुरू हुई है ना, वो उसे शुरू करने का श्रेय भी अमीर खुसरो को जाता है। एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जाता है, अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? तो ध्यान रखिएगा निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो के गुरु थे। तो निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो की दरगाह कहाँ पर है यदि पूछा जाता है तो आपको याद रखना है दिल्ली में है।
चलिए आगे बात करते हैं। इब्न बतूता, ध्यान रखिएगा, इब्न बतूता इन्होंने रहला नामक पुस्तक लिखी है। कौन सी पुस्तक लिखी है? रहला नामक पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है, जौनपुर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई है? फिरोज खान, मलिक सरवर, मलिक काफूर, गाजी मलिक। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, मलिक सरवर के द्वारा उत्तर प्रदेश में, है ना, जौनपुर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की गई थी। अब इसी से मिलते जुलते कुछ प्रश्न हैं, ध्यान रखिएगा। जौनपुर नगर को किसने बसाया था? तो फिर प्रश्न आंसर आ जाएगा आपका फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। तो यदि प्रश्न पूछा जाता है जौनपुर नगर की स्थापना किसने करी, तो फिरोज शाह तुगलक ने करी है। जौनपुर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने करी है? तो फिर आपका आंसर आ जाएगा मलिक सरवर ने करी है। इनको ख्वाजा जहां भी कहा गया है, ख्वाजा जहां भी कहा गया है मलिक सरवर को। और तीसरा प्रश्न यहां से बनता है कि जौनपुर का दिल्ली सल्तनत में विलय किसने किया है? तो फिर आपका आंसर क्या आ जाएगा? बहलोल लोदी। तो जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया है? तो प्रश्न अगर पूछा जाता तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बहलोल लोदी। तो नगर बसाया फिरोज ने, स्वतंत्र राज्य बसाया मलिक सरवर ने, और दिल्ली में विलय कर दिया जौनपुर का बहलोल लोदी ने। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, लोहे और रक्त की नीति के लिए कौन सा शासक जाना जाता है? बहलोल लोदी, गयासुद्दीन तुगलक, बलबन, फिरोज शाह तुगलक। तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, बलबन के द्वारा लोहे और रक्त की नीति चलाई गई है। और ध्यान रखिएगा, बलबन ने कहा है कि भाई सुल्तान का पद ईश्वर का प्रतिनिधि है, तो सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, इसलिए वह निरंकुश हो सकता है। ये स्टेटमेंट किसका है? बलबन का है। आगे बात करते हैं, किसके शासनकाल में सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुए हैं? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, इनाम भूमि कैसे दी जाता था? विद्वान एवं धार्मिक व्यक्ति को, कुलीन वर्ग को, कुछ पदाधिकारियों को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, विद्वानों एवं धार्मिक व्यक्ति को इनाम भूमि दी जाती थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्महत्या कर लिया? ऑप्शन है जयपाल, आनंदपाल, भीम प्रथम, भीम द्वितीय। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा, जयपाल। ध्यान रखिएगा, हिंदू शाही वंश के राजा थे, और चूंकि इन्होंने तुर्कों ने बार बार पराजित किया है, इन्हें सुबुक्तगीन ने भी पराजित किया। सुबुक्तगीन और सुबुक्तगीन का बेटा था ना गजनवी, तो गजनवी ने भी इन्हें पराजित किया है। तो जब गजनवी से पराजित हो जाते हैं तो फिर ये उस चीज को सह नहीं पाते हैं और फिर ये सुसाइड कर लेते हैं। और जयपाल के बेटे कौन है? आनंदपाल होते हैं, तो फिर आनंदपाल राजा बनते हैं, ये भी गजनवी से पराजित हो जाते हैं। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था? तो ऑप्शन है दिल्ली, लखनऊ, अजमेर, लाहौर। तो ध्यान रखिएगा, है ना, फारसी संस्कृति का जो केंद्र बना है वो बना था लाहौर। और यदि हम बात करें गजनवी के बारे में तो ध्यान रखिएगा, गजनवी जो हैं ये सुबुक्तगीन के बेटे हैं और तुर्क हैं। ध्यान रखिएगा, तुर्क हैं। इन्होंने 17 बार भारत पर आक्रमण किया है, और इनका जो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण है 1025-26 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण है। तो सोमनाथ मंदिर पर इन्होंने आक्रमण किया है। टोटल 17 बार आक्रमण किया है। तो ध्यान रखिएगा, 1001 से 1027 तक इन्होंने 17 बार आक्रमण किए हैं। अंतिम आक्रमण कब किया है? 1027 में किया है। ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला देने के दृश्य का भयानक चित्रण किया है? किसके द्वारा किया गया है चित्रण? तो इब्न बतूता, बरनी, बदायूनी, अमीर खुसरो। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा, इब्न बतूता के द्वारा यह चित्रण किया गया है। यदि हम इब्न बतूता की बात करें तो ध्यान रखिएगा, ये MBT मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आए हैं। कब भारत आए हैं? 1333 में भारत आए हैं, ध्यान रखिएगा। और बाद में फिर 1341 में इन्हें दिल्ली का काजी बना दिया जाता है। काजी बना दिया जाता है किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसको हम कहते हैं रहला, या इसी पुस्तक का एक नाम है सफरनामा। सफरनामा। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है, रहला पुस्तक जो लिखी है इब्न बतूता ने किस भाषा में है? तो ध्यान रखना, अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। ये बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है, और इब्न बतूता ने MBT की आलोचना की है, तो ये भी पूछा जा सकता है।
आगे बात करते हैं। वह रोमन सम्राट अगस्टस, ये स्टेटमेंट है, यह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली ना लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक ना लगे। यह संदर्भ किसका है? माफ करिएगा, यह संदर्भ किसके लिए है ना? तो ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? यह जो स्टेटमेंट है वो बहलोल लोदी के लिए है। बहलोल लोदी का, चूंकि मैंने बताया, लोदी वंश के संस्थापक हैं और एक लंबे समय तक इन्होंने शासन किया है सल्तनत काल के अंतर्गत। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? शाहनामा, तारीख शुबुक्तगीन, तुगलकनामा, तारीख हिंद। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तारीख ए हिंद, इसको हम कहते हैं तहकीक ए हिंद, है ना? पुस्तक को ही भारत का दर्पण कहा जाता है, 11वीं शताब्दी का। इस पुस्तक के लेखक कौन है? अल बरूनी है, अल बरूनी, ध्यान रखिएगा। इस पुस्तक के लेखक कौन है? अल बरूनी है। और ये गजनबी, है ना, के समकालीन है, गजनबी के साथ भारत आते हैं। अगर हम बात करें शाहनामा की, है ना, तो ये इसकी रचना फिरदौसी ने की है। शाहनामा की रचना फिरदौसी ने की है। ये गजनबी के दरबारी कवि थे। तारीख सुबुक्तगीन के लेखक बैहाकी हैं, बैहाकी। और तुगलकनामा के लेखक, चूंकि आप जानते हैं तुगलकनामा किसने लिखी है? अमीर खुसरो ने लिखी है, अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसे आपको याद रखना है। ध्यान रखिएगा, फिरदौसी और बैहाकी, है ना, ये गजनबी के समकालीन है और तारीख अल बरूनी भी गजनबी के समकालीन है। ठीक है। और अमीर खुसरो जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि माने जाते हैं। ये प्रश्न भी एमपीपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? तो ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, तैमूर लंग, मोहम्मद गौरी। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, मोहम्मद गौरी। ध्यान रखिएगा, पहला तुर्क आक्रमण एक्चुअली हमारे यहाँ वैसे तो सुबुक्तगीन ने किया है। सुबुक्तगीन के बाद फिर गजनवी है, गजनवी के बाद गौरी आते हैं, पर कई जगह सुबुक्तगीन और गजनवी को लेकर कंट्रोडिक्शन होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अगर पहले आक्रमण की बात करें तो सुबुक्तगीन, ऑप्शन नहीं होता तो गजनवी लगाया जाता है, बट यदि दूसरे की बात करते हैं तो मोहम्मद गौरी आ जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? सहाबुद्दीन, मोहम्मद बिन साम, मुइनुद्दीन, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। मोहम्मद गौरी को इन विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। यदि हम मोहम्मद गौरी की बात करें तो ध्यान रखिएगा, मोहम्मद गौरी ने 1175 में मुल्तान पर पहली बार आक्रमण किया था, है ना, और यहाँ पे करामाथियों को पराजित किया था। दूसरा आक्रमण 1178 में है, यहाँ पे आबू पर्वत का युद्ध होता है, आबू पर्वत का युद्ध होता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। 1191 में तराइन का पहला युद्ध होता है, तराइन का पहला युद्ध होता है। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, ध्यान रखिएगा, जिसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाते हैं। और 1194 में यदि हम बात करें तो चंदावर का युद्ध होता है, चंदावर का युद्ध हो जाता है ना। ये सब आपको लाइन से याद रखने होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझा जाना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता को सुनिश्चित कर दिया या निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे। बड़ा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। किसके का कथन है? ऑप्शन है लैंडपूल, अमीर खुसरो, बर्नी, वी.ए. स्मिथ। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, वी.ए. स्मिथ का यह कथन है। ध्यान रखिएगा, 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ है जिसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाते हैं, पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाते हैं और गौरी की विजय हो जाती है। और यहाँ से भारत के द्वार, है ना, तुर्कों के लिए खुल जाते हैं। बी.ए. स्मिथ की यदि हम बात करें तो इन्होंने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी हुई है, ये महत्वपूर्ण पुस्तक बी.ए. स्मिथ की मानी जाती है। आगे बात करते हैं। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ है? लोधी वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। ध्यान रखिएगा, तैमूर लंग के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश की स्थापना हुई है, सैयद वंश। ध्यान रखिएगा, तो गुलाम वंश 1206 से 1290 है। उसके बाद है आपका खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 है। तुगलक 1320 से लेकर 1414 और 1414 से लेकर 1451 तक लोधी वंश है ना, माफ करिएगा,
1414 से लेकर 1451 तक सैयद वंश है, और 1451 से लेकर 1526 तक लोधी वंश ने शासन किया है। तो तैमूर लंग ने कब आक्रमण किया है? तो 1398 में भारत पर आक्रमण किया है। मंगोल शासक था तैमूर लंग। तो 1398 के बाद भारत पर सैयद वंश का शासन हो जाता है। क्योंकि तैमूर की सहायता खिज्र खां नामक व्यक्ति ने की थी, है ना। तो बाद में खिज्र खां तैमूर के जाने के बाद भारत में दिल्ली पर अधिकार कर लेता है और सैयद वंश की स्थापना करता है। तो सैयद वंश में खिज्र खां हुए, मुबारक शाह हुए, मोहम्मद शाह हुए, उसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था? तो इस प्रश्न का ऑप्शन क्या है? बहादुर शाह जफर, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखते थे। सिकंदर लोदी की बात करें तो ध्यान रखिएगा, लोदी वंश के दूसरे शासक हैं। अगला प्रश्न है, सैयद वंश से संबंधित शासक नहीं है। मोहम्मद शाह, मुबारक शाह, खुशरव शाह, अलाउद्दीन आलम शाह है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, खुशरव शाह। ध्यान रखिएगा, सैयद वंश में संस्थापक कौन माने जाते हैं? इसके खिज्र खां, खिज्र खां माने जाते हैं। खिज्र खां के बाद आपके मुबारक शाह आते हैं, मुबारक शाह। मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह आते हैं, और मोहम्मद शाह के बाद अलाउद्दीन आलम शाह आते हैं। खुशरव शाह जो है, ध्यान रखिएगा, ये खिलजी वंश के शासक हैं, खिलजी वंश। तो खिलजी वंश में यदि हम देखें तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हैं, अलाउद्दीन खिलजी हैं, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी हैं, और खुशरव शाह हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ईरानी फकीर सीदी मौला को हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दिया? ऑप्शन है बलबन, गैसुद्दीन तुगलक, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, सिकंदर लोदी। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा ईरानी फकीर सीदी मौला को हाथों के पैरों के तले कुचलवाया गया है। और जलालुद्दीन के बारे में यदि हम बात करें तो खिलजी वंश के संस्थापक हैं, कट्टर सुन्नी माने जाते थे। ठीक है, और ईरानी फकीर जो सीदी मौला है वो सिया माने जाते थे। तो सिया और सुन्नी में विवाद होता था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, किस शासक के द्वारा दिल्ली के पास अंगूरों के बाग लगवाए गए हैं? तो मुबारक शाह, बहलुल लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के पास अंगूरों के बाग लगाए। लगभग 1200 अंगूरों के बाग इनके द्वारा लगवाए गए हैं। साथ ही साथ सिंचाई के लिए सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण कराने वाले शासक भी कौन है? फिरोज शाह तुगलक है। अगला प्रश्न है, किस शासक द्वारा खलीफा से अपने पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की गई थी? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, नसरुद्दीन महमूद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बलबन। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा खलीफा से अपने पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की गई थी। यहां से एक प्रश्न पूछा जा सकता है, पहला शासक कौन है जिसने खलीफा से अपने पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की है? ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश के द्वारा भी यह कार्य किया गया था। ध्यान रखिएगा, कब किया गया था? 1229 में किया गया था। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, इब्राहिम लोदी के खिलाफ किस सूबेदार द्वारा षड्यंत्र रचा गया था? ऑप्शन है आलम खां, आशफ खां, दौलत खां, मुबारक खां। तो ध्यान रखिएगा, बात हो रही है सूबेदार के द्वारा, है ना। तो दौलत खां लोदी जो पंजाब के सूबेदार थे, इनके द्वारा षड्यंत्र रचा गया था। और यह कहा जाता है दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी ने बाबर को भारत में आने के लिए आमंत्रित किया है। तो आलम खां लोदी, है ना, इब्राहिम लोदी के चाचा हैं, और सूबेदार की बात करें तो दौलत खां लोदी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। राजधानी का देवगिरी स्थानांतरण, तैमूर लंग का आक्रमण, बाजार नियंत्रण व्यवस्था का आरंभ, आगरा नगर की स्थापना। इन्हें क्रम से जमाना है। तो सही कूट हो गए 1 2 3 4, 3 2 1 4, 3 1 2 4, 3 4 1 2। तो सही क्या होगा देखते हैं। देखिए, राजधानी का देवगिरी स्थानांतरण, है ना, तो ये चूंकि एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया है, तो ये जो हुआ है 1200, आपका माफ करिएगा, 1327 से लेकर 37 के बीच में हुआ है ना। और तैमूर लंग का आक्रमण 1398 है। और बाजार नियंत्रण व्यवस्था, इसका कोई आरंभिक समय नहीं है, बट अलाउद्दीन के समय हुआ है ये, अलाउद्दीन के समय। और अलाउद्दीन का टाइम पीरियड 1296 से 1316 माना जाता है। और आगरा नगर की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी के द्वारा की गई है। तो इस हिसाब से यदि हम देखें तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा बाजार नियंत्रण व्यवस्था। तो आंसर 3, तो 3 इसमें तो नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद 1316 के बीच में, इसके बाद आपका आ जाएगा आपका राजधानी परिवर्तन, 3 के बाद 1 आ जाएगा, तो ये सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद आ जाएगा आपका
तैमूरलंग का आक्रमण, फिर आगरा नगर की स्थापना। तो आंसर सी आ जाएगा। अगला प्रश्न है, नवीन मुसलमानों का उदय किसके समय की एक प्रमुख घटना माना गया है? ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, गयासुद्दीन तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी। तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? जलालुद्दीन खिलजी के समय की एक प्रमुख घटना है नवीन मुसलमान। नवीन मुसलमान मतलब कौन? मुसलमान मुगलों ने माफ करिएगा, मंगोलों ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय भारत पर आक्रमण किया है और मंगोलों को पराजित कर दिया है जलालुद्दीन खिलजी ने। और कुछ मंगोल फिर भारत में रुक जाते हैं, इस्लाम धर्म ग्रहण कर लेते हैं और इन्हीं को फिर हमने क्या कहा है? नवीन मुसलमान की संज्ञा दी है। चलिए अगला प्रश्न है, किस शासक द्वारा नगद वेतन के स्थान पर जागीर के रूप में वेतन देना सुनिश्चित किया गया है? ऑप्शन है इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी, फिरोज शाह तुगलक। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा यह कदम उठाया गया था। ध्यान रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने नगद वेतन देने की परंपरा को शुरू किया था। ध्यान रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने नगद वेतन देने की परंपरा को शुरू किया था, पर इसे फिर बाद में समाप्त कर देंगे फिरोज शाह तुगलक और नगद वेतन के स्थान पर जागीर के रूप में वेतन देना शुरू कर देंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे रैयत आला की उपाधि दी गई है? तो ऑप्शन है गाजी मलिक, नसरुद्दीन महमूद, खिज्र खां, महमूद गजनवी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, खिज्र खां ने रैयत आला की उपाधि को धारण किया है और खिज्र खां सैयद वंश के संस्थापक हैं। सैयद वंश के संस्थापक हैं, इसे आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। खटोली का युद्ध, तराइन का तीसरा युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, रावण का युद्ध। तो सही कूट क्या हो जाएंगे? 1 2 4 3, 4 3 2 1, 4 2 1 3, 4 2 3 1। तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? देखते हैं। खटोली का जो युद्ध हुआ है वो 1517-18 में हुआ है ना। तराइन का तीसरा युद्ध 1215 में हुआ है। पानीपत का पहला युद्ध आज 1526 में हुआ है और रावण का युद्ध 712 ईस्वी में हुआ है। तो इसके हिसाब से यदि हम देखें तो पहले चौथा आना चाहिए, तो ये तो क्रॉस हो जाएगा, तो 4 आएगा। 4 के बाद फिर आपका दूसरा आएगा 4 2, तो 4 2 इसमें है, 4 2 इसमें है, मतलब ये गलत हो जाएगा। और इसके बाद आ जाएगा आपका 4 2 1 3, तो सी आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अच्छा यहाँ से बात करें तो ध्यान रखिएगा खटोली का युद्ध जो है वो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ है। तराइन के तीसरे युद्ध की बात करें तो इल्तुतमिश और एल्दोज जो गजनी के शासक थे उनके बीच हुआ। पानीपत का पहला युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होता है और रावण का जो युद्ध हुआ है वो युद्ध आपके अरबों ने किया है, मोहम्मद बिन कासिम या जिसको हम मीर कासिम कहते हैं उनके द्वारा किया गया है, सिंध के शासक दाहिर के खिलाफ किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तुगलक खां का विद्रोह, कबीर खां का विद्रोह, मलिक छज्जू का विद्रोह, खुसरो शाह के विरुद्ध गाजी मलिक का विद्रोह। तो सही कूट है 1 2 4 3, 4 3 2 1, 2 1 3 4 और 2 3 1 4। तो सही कूट क्या हो जाएंगे देखते हैं। देखिए तुगलक खां का विद्रोह ये बलबन के समय हुआ है, बलबन के समय हुआ। कबीर खां का विद्रोह रजिया के समय हुआ है, रजिया सुल्तान के समय हुआ है। मलिक छज्जू का विद्रोह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय हुआ है, खिलजी के समय हुआ है। और खुसरो शाह के विरुद्ध गाजी मलिक का विद्रोह, ध्यान रखना यही गाजी मलिक आगे जाके गयासुद्दीन है ना तुगलक बन गाजी मलिक एक्चुअली जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को ही है मलिक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सही मिलान नहीं है। ऑप्शन है उसरे मुसलमानों पर लगने वाला भूमि कर, खराज गैर मुसलमानों पर लगने वाला भूमि कर, खम्स लूट से प्राप्त धन, जकात गैर मुसलमानों पर लगने वाला धार्मिक कर। तो क्या सही मिलान नहीं है? तो ध्यान रखिएगा आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। जकात जो है वो मुसलमानों पर लगने वाला धार्मिक कर होता है, ना कि गैर मुसलमानों पर लगने वाला धार्मिक कर होता है। तो ध्यान रखिएगा सल्तनत काल में 5 तरह के कर लगते थे, जिसमें उश्र था जो मुसलमानों पर लगने वाला भूमि कर था, खराज गैर मुसलमानों पर लगने वाला भूमि कर था, खम्स लूट से प्राप्त धन होता था और जकात मुसलमानों पर लगने वाला धार्मिक कर होता था। और साथ ही साथ एक कर और आता है जिसको हम कहते हैं जजिया। तो जजिया ये गैर मुसलमानों पर लगने वाला धार्मिक कर था। ध्यान रखिएगा ये बड़ा महत्वपूर्ण है।
यदि हम जजिया की बात करें तो जजिया कर की यदि हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, जजिया कर पहली बार सिंध में लगाया गया है, 712 ईस्वी में लगाया गया है, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, और इसके बाद यदि हम इसकी हिस्ट्री देखें तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण डेट है। फिरोज शाह तुगलक, यदि हम बात करें तो तुगलक वंश के तीसरे राजा हैं फिरोज शाह, इन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगाया था, तो पहला शासक जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया फिरोज शाह तुगलक है। इसके बाद यदि हम बात करें तो अकबर ने जजिया कर को, अकबर के द्वारा जजिया कर को समाप्त किया गया है, तो 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया गया, पर औरंगजेब ने जजिया कर को शुरू किया है। तो ध्यान रखिएगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 1679 में औरंगजेब ने जजिया कर को एक बार फिर से शुरू कर दिया है। आगे यदि हम जाएं तो फर्रुखसियत ने भी जजिया कर लगाया है ना, बाद में उसने हटा दिया, है ना। फिर एक बार मोहम्मद शाह रंगीला के समय जजिया कर भारत में अंतिम रूप से वसूलना बंद हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जजिया कर वसूलने वाला अंतिम शासक या समाप्त करने वाला अंतिम शासक कौन है, तो फिर आ जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला के समय जजिया कर वसूलना बंद हो जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पहली बार जजिया कर किस क्षेत्र में लगाया गया? सिंध, दिल्ली, जौनपुर, अवध। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? सिंध में 712 में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया था। अगला प्रश्न है, अरबों द्वारा सिंध पर विजय का उल्लेख किस पुस्तक से मिलता है? चचनामा, किताबुल हिंद, तारीख सुबुक्तगीन, तारीख यामनी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ये हो जाएगा चचनामा, अली अहमद की किताब है, अली अहमद। और इस पुस्तक से हमें अरबों द्वारा सिंध पर आक्रमण की हमें जानकारी मिलती है, ध्यान रखिएगा। किताबुल हिंद ये आपको जैसे कि मैंने बताया अल बरूनी की रचना है, अल बरूनी। और तारीख सुबुक्तगीन ये बैहाकी की रचना है, बैहाकी। और तारीख यामनी ये उतबी की रचना है, उतबी। ध्यान रखिएगा, अल बरूनी, बैहाकी और उतबी ये तीनों किसके समय है? गजनवी के समय है, इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी को भारत में किसने पराजित किया? ऑप्शन है जयपाल, बाजीराव, दाऊद, रानी दिद्दा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा डी, रानी दिद्दा जो है। ध्यान रखिएगा, ये कश्मीर पर इन्होंने शासन किया है, एक लंबे समय तक शासन किया है, कश्मीर की सबसे शक्तिशाली शासिका मानी जाती हैं। और इनके इतिहास की जानकारी जो हमें मिलती है, ध्यान रखना, राज तरंगिणी नामक पुस्तक से मिलती है, जिसकी रचना कल्हड़ के द्वारा की गई है। तो कल्हड़ की राज तरंगिणी से कश्मीर के इतिहास, रानी दिद्दा के इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से पराजित हुए हैं? तो तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन का तीसरा युद्ध, चंदावर का युद्ध। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तराइन का दूसरा युद्ध। ध्यान रखिएगा, ये कब हुआ था? 1192 में हुआ था। तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ है। तराइन का तीसरा युद्ध 1215 में हुआ है। चंदावर का जो युद्ध है वो 1194 में हुआ है, इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने देवी लक्ष्मी की आकृति के सिक्के प्रचलित करवाए हैं? महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद गौरी के द्वारा देवी लक्ष्मी की आकृति के सिक्के प्रचलित कराए गए हैं। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल का एकमात्र शिया राजवंश कौन सा है? गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद। तो इस पर हम बात कर चुके हैं, आंसर आ जाएगा डी। तो एकमात्र शिया राजवंश कौन सा है ना? सैयद वंश है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से एक प्रश्न और आता है, अगर हम बात करें गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी की बात करें, तो लोदी जो है, ध्यान रखिएगा, एकमात्र अफगानी है। लोदी जो वंश है वो भारत में एकमात्र अफगानी राजवंश रहा है, अफगानी। ठीक है, सल्तनत काल के बारे में हम बात करें, और बाकी सबके सब ये गुलाम, खिलजी, तुगलक, जो सैयद जो है, ये कौन है? ये तुर्क है। ध्यान रखिएगा, ये तुर्क है, इसे आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, आगरा को राजधानी किसने बनाया है? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, सैयद लोदी, सिकंदर लोदी, इल्तुतमिश। तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा को राजधानी बनाया गया है। आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की है, और बाद में फिर इसी को राजधानी बनाते हैं वो। अगला प्रश्न है, सही मिलान नहीं है। अगला प्रश्न है, सही मिलान नहीं है, स्थापत्य और निर्माणकर्ता। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन,
जहांपना नगर मोहम्मद बिन तुगलक, कोटला फिरोज शाह तुगलक, अतारकिन दरवाजा सिकंदर लोदी। तो सही क्या नहीं होगा, आंसर हो जाएगा डी। अतलाई जो अतारकिन का दरवाजा है ये नागौर में है, ध्यान रखिएगा, राजस्थान में है। और इल्तुतमिश के समय इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। सिकंदर लोदी के समय के स्थापत्य यदि हम देखें तो इसके समय मोट की मस्जिद बनाई गई है। मोट की मस्जिद उत्तर प्रदेश में बनाई गई है, इसे आपको याद रखना है, बाकी के सभी सही है। अगला प्रश्न है, पूर्ण रूप से इस्लामी परंपरा में निर्मित भारत की पहली मस्जिद है। ऑप्शन है जमात खा मस्जिद, ऊखा मस्जिद, जामा मस्जिद, कोई नहीं। तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, जमात खा मस्जिद है ना, इस्लामी परंपरा में निर्मित भारत की पहली मस्जिद मानी जाती है। और ध्यान रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ऊखा मस्जिद की बात करें तो भी अलाउद्दीन खिलजी के समय है। जामा मस्जिद की यदि हम बात करते हैं तो दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां के समय हुआ है। आगे बात करते हैं, मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, इल्तुतमिश के द्वारा मुइनुद्दीन चिश्ती, जो चिश्ती सिलसिले के माने जाते हैं, उनकी दरगाह का निर्माण कराया गया था। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है, मुइनुद्दीन चिश्ती है ना, ध्यान रखिएगा गजनबी के समकालीन है ना, ध्यान रखिएगा गजनबी के समकालीन है, गजनबी के साथ वो भारत आते हैं, इसे आपको याद रखना है। और अजमेर में किनकी दरगाह है, मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन। तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि यहाँ पे वास्तविक संस्थापक की बात हो रही है ना। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने करी है, तो वो तो गौरी के समय शुरू हो जाती है, और उसके बाद चूंकि गौरी की मृत्यु हो जाती है तो फिर दिल्ली का शासन जो है वो संभालते हैं कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। पर रियल फाउंडर किसको हम कह रहे हैं, इल्तुतमिश को। क्यों कह रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा इन्हीं के समय इक्ता व्यवस्था को शुरू किया गया, इक्ता व्यवस्था, ध्यान रखिएगा ये प्रश्न पूछा जाता है। इक्ता व्यवस्था को किसने शुरू किया है, तो ध्यान रखिएगा इल्तुतमिश के समय। इक्ता एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है भूमि का टुकड़ा। और यदि इन्होंने साथ ही साथ तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया, तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया है ना, चूंकि ये 40 गुलामों का एक संगठन होता था जिन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश की है, तुर्कानी के चहलगानी के सदस्यों ने। इल्तुतमिश के बारे में कुछ और बात करें तो ध्यान रखिएगा न्याय की जंजीर पहली बार इल्तुतमिश के द्वारा स्थापित की गई है। साथ ही साथ जहांगीर के समय भी, ध्यान रखिएगा आगरा में जहांगीर के समय भी न्याय की जंजीर स्थापित की जाएगी यमुना नदी के पास में। पर पहली बार न्याय की जंजीर स्थापित किसने करी है, इल्तुतमिश ने। और इन्होंने ही अरबी शैली में भारत में है ना आपके चांदी का टंका और तांबे का दाम शुरू किया है। और साथ ही साथ इल्तुतमिश ने दिल्ली में टकसाल व्यवस्था को भी शुरू किया था, और इन्होंने दिल्ली को केंद्र बनाया था, जबकि जो इनके पूर्ववर्ती ऐबक है इन्होंने लाहौर को केंद्र बनाया था। चलिए आगे बात करते हैं, सही मिलान नहीं है, लोहे रक्त की नीति बलबन, बाजार नियंत्रण व्यवस्था अलाउद्दीन, जौनपुर राज्य की स्थापना फिरोज तुगलक, सांकेतिक मुद्रा परिवर्तन सिकंदर लोदी। तो आंसर सही मिलान क्या हो जाए, नहीं है, सांकेतिक मुद्रा परिवर्तन सिकंदर लोदी के समय नहीं हुआ है। ध्यान रखिएगा ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटना मानी जाती है सांकेतिक मुद्रा परिवर्तन। तो ये जो घटना है वो 1329 में ये योजना चलाई गई है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। बाकी लोहे रक्त की नीति बलबन सही है, बाजार नियंत्रण व्यवस्था अलाउद्दीन, जौनपुर राज्य की स्थापना फिरोज तुगलक के समय हुई है। अगला प्रश्न है, सही मिलान नहीं है, हातिम द्वितीय ये उपाधि और शासक से संबंधित प्रश्न है। तो हातिम द्वितीय अलाउद्दीन, खलीफा की उपाधि कुतुबुद्दीन मुबारक, पैगंबर का सेनापति खुसरो शाह, और खलीफा का नाइब फिरोज शाह तुगलक। तो कौन सा सही नहीं है, आंसर आ जाएगा हे। तो ध्यान रखिएगा हातिम द्वितीय की उपाधि अलाउद्दीन ने धारण नहीं की है, हातिम द्वितीय की जो उपाधि है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा धारण की गई है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा धारण की गई है। ध्यान रखिएगा ऐबक दिल्ली सल्तनत के संस्थापक हैं और वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश है। अब यदि ऐबक ने और भी उपाधियां धारण करी हैं तो ऐबक की यदि हम अन्य उपाधियां देखें तो जैसे पील बख्श की उपाधि भी ऐबक ने धारण की, मतलब हाथियों का दान करने वाला। कुरान खवा मतलब कुरान का पाठ करने वाला है ना, ये उपाधि भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने दान की है, मतलब धारण की है। साथ ही साथ लाख वक्ष मतलब लाखों का दान देने के कारण लाख वक्ष की उपाधि से भी नवाजा गया है।
तो हातिम द्वितीय, पील बख्श, कुरान खवा और लाख बख्श, ये उपाधियां कुतुबुद्दीन ऐबक को प्राप्त है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, सही मिलान नहीं है। हजार दिनारी, मलिक काफूर, राजधानी परिवर्तन, मोहम्मद बिन तुगलक, बादलगढ़ किला, सिकंदर लोदी, भारत का सिराज, लखनऊ। तो क्या सही मिलान नहीं होगा? आंसर हो जाएगा डी। ध्यान रखिएगा, भारत का सिराज लखनऊ को नहीं कहते हैं, भारत का सिराज किसको कहते हैं? जौनपुर को कहा जाता है। और स्थापत्य कला में प्रवीण होने के कारण जौनपुर को भारत का सिराज कहा गया है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मस्जिद में हरकेली नाटक के अंश उत्कीर्ण है? ये एक महत्वपूर्ण नाटक माना जाता है हरकेली। ऑप्शन है अढ़ाई दिन का झोपड़ा, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, जामा मस्जिद, कोई नहीं। तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? अढ़ाई दिन के झोपड़ा। ध्यान रखिएगा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है ना, कहा जाता है पहले संस्कृत विद्यालय था, बाद में फिर इसको तोड़कर अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण किया गया है। तो ये कहाँ पर है? अजमेर में है, अजमेर में है। और इसी झोपड़े की जो मतलब जो स्थापत्य है, तो इसी की दीवारों पर एक महत्वपूर्ण नाटक है हरिकेली, इसी के अंश उत्कीर्ण है। और ये जो हरिकेली नाटक है, ये विग्रहराज बीसल देव चतुर्थ के द्वारा लिखा गया नाटक है। विग्रहराज बीसल देव चतुर्थ चौहान वंश के शासक थे। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद की बात करें तो ध्यान रखिएगा, ये दिल्ली में है। और कहते हैं 27 जैन मंदिर यहाँ पर थे, और साथ ही साथ विष्णु मंदिर था, जिसे तोड़कर कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण ऐबक के द्वारा किया गया है। जामा मस्जिद दिल्ली में है, शाहजहां के समय बनाई गई है ना, इन्हें आपको याद रखना है। चलिए, अढ़ाई दिन का झोपड़े का निर्माण भी किसने कराया है? ऐबक ने कराया है। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार के निर्माण को शुरू किया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न है, सही मिलान नहीं है। विभाग और संस्थापक से संबंधित प्रश्न है। दीवान अर्च बलवंत, दीवान कोही मोहम्मद बिन तुगलक, दीवान बंदगान फिरोज, दीवान मुस्तकराज बहनुल लोदी। तो कौन सा सही नहीं होगा? आंसर आ जाएगा डी। तो दीवान मुस्तकराज की स्थापना बहनुल लोदी ने नहीं की है, ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई है। तो ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने एक और विभाग बनाया है, दीवान ए रियासत। तो दीवान ए रियासत विभाग भी किसने बनाया है? अलाउद्दीन ने। और दीवान मुस्तकराज विभाग जो भ्रष्टाचार को कम करने के लिए बनाया गया था, वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया है। अगला प्रश्न है, रावर का युद्ध एवं आबू पर्वत का युद्ध क्रमशः हुए हैं, तो कब हुए हैं? 712 1191 ईस्वी, 710 1175 ईस्वी, 810 1178 86 ईस्वी, 712 1178 ईस्वी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, रावर एवं आबू पर्वत का युद्ध क्रमशः हुए हैं। रावर का युद्ध हुआ है 712 ईस्वी में, और आबू पर्वत का युद्ध हुआ है 1178 ईस्वी में। रावर के युद्ध ध्यान रखिएगा, इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम जो अरबी मूल के हैं, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के शासक दाहिर को पराजित किया है। और आबू पर्वत का जो युद्ध हुआ है, इस युद्ध में जो मोहम्मद गौरी हैं वो पराजित हो जाते हैं, है ना, भीम द्वितीय से, जो चालुक्य वंश के शासक थे। आज के लिए फिर इतना ही। आगे के लेक्चर में हम बात करेंगे मुगल काल से संबंधित प्रश्नों के बारे में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।